एपिसोड 11 to 20 अध्याय 11 आपका युवा स्वामी वास्तव में क्या है। अनुवादक 54,96,90,339। सैमुअल धनवीर के जाने पर मिशेल कार्टर के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। उसके जाने का इंतजार किए बिना ही वह चिल्लाए, रिया तुम सचमुच एक अंधीकृत धनकुतिया हो। हमारा वीर कितना अच्छा पति है और तुम उसकी कदर नहीं करती। इसके बजाय तुम अपना दिन हर तरह के बुरे लोगों के साथ मौज मस्ती में बिताती हो। खुद को देखो। ओह जी हाँ मैडम। सैम मिशेल के पास पहुँचते ही रुक गया। ये क्या कर रहे हो? मेरी बहू को बहकाने के बाद तुम मुझसे उससे बड़े भाई से धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। हिम्मत है तो करके दिखाओ। अगर तुमने मुझ पर हाथ भी उठाया तो मैं तुम पर मुकदमा करके तुम्हें दिवालिया कर दूंगा। ब्रैंडन लुकास के साथ कई साल बिताने के बाद मिशेल कार्टर ज़ारा लुकास की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत हो गई थी। वह तुरंत समझ गई कि सैमुअल धनवीर ने जो सूट पहना था वह महज किसी लग्जरी स्टोर का ब्रांडेड सूट था। असल में अमीर लोग ऐसा सूट नहीं पहनते, वे तो सिले सिलाए सूट पहनते हैं। जो लोग लग्जरी स्टोर में खरीदारी करते हैं वे असल में साधारण अमीर लोग होते हैं जिनका कोई वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। अब जबकि वह रखेल होने से हटकर सही मायने में एनसिका बन चुकी हैं, उन्हें इन पृष्ठभूमिहीन आम लोगों से कोई डर नहीं है। महोदया आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस हमारे युवा मालिक की ओर से एंजेले से मिलने आया था। यहाँ आने से पहले हमारे युवा मालिक ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे यादव परिवार के किसी सदस्य से मिलने का मौका मिले तो मैं उन्हें एक संदेश दे दूं। हम तुम्हारा छोटा मालिक खुद को क्या समझता है? उस शहर में हर कोई जानता है कि यादव परिवार के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। मिशेल हमेशा से खुद को एनसिका समझती रही है और उसने सैमुअल की बातों को दिल पर नहीं लिया। चूंकि एनसिका ने ऐसा कहा इसलिए मैं समझ गया। सैमुअल के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जिसमें गुस्से का कोई संकेत नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि श्री लुकास के साथ इतने वर्षों तक रहने के बाद उनका स्वभाव भी उनके जैसा ही हो गया था। यहाँ तक कि जब वे सबसे ज्यादा नाराज होते थे तब भी उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी। उनका इरादा शाखा परिवार की एनसिका को श्री लुकास का नाम लिए बिना विनम्रतापूर्वक याद दिलाने का था, लेकिन उन्होंने श्री लुकास का भी अपमान करने का साहस किया। अच्छा ये भी ठीक है, अगर वे मौत को गले लगाना चाहते हैं तो वो उन्हें नहीं रोकेगा। सैमुअल ने बोलना बंद कर दिया, बिस्तर पर बैठी रिया की ओर सिर हिलाया, अस्पताल के कमरे का दरवाजा खोला और चला गया। मिशेल की नजर में उसका जाना एक जल्दबाजी में की गई वापसी से ज्यादा कुछ नहीं था। हे रिया क्या तुमने देखा? तुम्हारा प्रेमी भी अब भाग गया है। पता नहीं अब तुम सहारे के लिए किस पर भरोसा कर सकती हो। ज़ारा ने अनिच्छा से अपनी नजरें दरवाजे से हटा ली और लिली को गुस्से भरी नजर से देखा। वह मन ही मन खुद को कोस रही थी। ये सब उस निर्लज स्त्री की वजह से था जिसने लिंगभेद के नियमों का पालन नहीं किया और स्कूल में उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया था। अब ऑस्टिन से शादी करने और उसके तथा उसकी मां के जानबूझकर किए गए उत्पीड़न के 6 महीने सहने के बाद भी उस स्त्री की त्वचा अभी भी जवानी की चमक से दमक रही थी। जब भी ज़ारा को याद आता कि स्कूल में जिन लड़कों में वह दिलचस्पी दिखाती थी वे चुपके से रिया पर ध्यान देते थे तो वह खुद को अपना चेहरा नोच नोच कर बर्बाद करने की इच्छा से रोक नहीं पाती थी। मम्मी उस पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो, यहाँ और कोई नहीं है। उससे संपत्ति हस्तांतरण पत्र और स्वीकारोक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लो। रिया को लंबे समय से पता था कि माँ बेटी की यह जोड़ी सिर्फ उसे कोसने के लिए यहाँ नहीं आई थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके कुछ और ही इरादे होंगे। संपत्ति हस्तांतरण पत्र, कबूलनामा। हाँ क्या तुम दोनों हमेशा से यह नहीं कहते थे कि शादी के बाद से मेरी सारी संपत्ति यादव परिवार की है? अचानक तुम लोग मेरे हस्ताक्षर के लिए संपत्ति हस्तांतरण पत्र क्यों पेश कर रहे हो? मिशेल कार्टर और ज़ारा लुकास जैसी नासमझ महिलाओं को ऐसी स्थिति से निपटना नहीं आता। लिली को पूरा यकीन था कि इसके पीछे या तो वीर का हाथ था या फिर यादव परिवार की उस दबंग बूढ़ी मालकिन का। अध्याय 12 एक छोटे से गोरे चेहरे को सहारा देना। अनुवादक 54,96,90,339। अस्पताल के निचले तल पर सड़क के किनारे एक काली बेंटले कार खड़ी थी। मसीह हॉस्पिटल ए सिटी के बेहतरीन निजी अस्पतालों में से एक था और अस्पताल के वातावरण को बनाए रखने के लिए अस्पताल निदेशक की कार भी गैराज में ठीक से पार्क की जाती थी। हालांकि इस समय काली बेंटले कार को सीधे अस्पताल में ले जाने और भर्ती भवन के निचले तल पर पार्क करने की अनुमति दी गई थी। सैमुअल धनवीर अस्पताल भवन से बाहर निकले और उन्होंने एक काली बेंटले कार को उसकी ओर आते हुए देखा। वह यात्री सीट पर बैठ गया और धीरे से बोला, तेज से लगता है ऊपर कुछ गड़बड़ है। पिछली सीट पर आंखें बंद करके आराम कर रहे व्यक्ति ने अपनी पलकें भी नहीं उठाई, इसलिए सैमुअल ने तुरंत और जानकारी जोड़ दी। हालांकि अंजलि ने सीधे तौर पर ऐसा नहीं कहा, लेकिन हो सकता है कि वह मिस्टर लुकास के प्रस्ताव का कुछ हद तक विरोध कर रही हो। सैमुअल थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद बोले, लेकिन जैसा कि हमने पता लगाया उनके कालिब लुकास चतुर्थ के नाजायज बच्चे के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। जब मैं अभी निकला तो उनकी सास और नंद अभी आई थी और वे कुछ कठोर बातें कर रही थी। कठोर भाषा में बोल रहे हो? एथन विल्सन ने अंततः कहा। उसकी तीखी निगाहें सैमुअल के चेहरे पर टिक गईं। सैमुअल मिस्टर लुकास के विचारों को पढ़ नहीं सका और उनकी ठंडी और कठोर निगाहों से डर गया, इसलिए उसने कड़े स्वर में कहा, मिस ग्रे शायद तलाक चाहती हैं, लेकिन कालिब लुकास चतुर्थ का परिवार उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। हालांकि कालिब लुकास चतुर्थ परिवार का उपनाम भी लुकास था, लेकिन मुख्य यादव परिवार के मुखिया की तुलना में वे केवल एक दूरस्थ शाखा मात्र थे। मिस्टर हेमंड को फोन करो, उन्हें पता है क्या करना है। थोड़ी देर बाद एथन ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। रिया की बात छोड़ो, उसे कुछ देर और ठंडा रहने दो। एथन विल्सन, मेरी मदद के बिना ए सिटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो यादव परिवार के तलाक का केस लेने की हिम्मत करेंगे। भले ही वे यादव परिवार की एक शाखा मात्र थे, लेकिन जब तक वीर यादव परिवार की प्रतिष्ठा को अपने साथ लिए घूम रहे थे तब तक वे ए सिटी में निर्विवाद रूप से शासन कर सकते थे। सैमुअल ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि श्री लुकास अंजलि के गुस्से को शांत करने का इरादा रखते हैं, और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। उन्होंने झुककर अभिवादन किया और श्री लुकास के निर्देशानुसार एक अन्य काम निपटाने के लिए कार से बाहर निकल गए।
तारांकन। अस्पताल के कमरे के अंदर ये नाटक जारी रहा। रिया, बकवास बंद करो और इन दोनों दस्तावेजों पर अभी हस्ताक्षर करो। अगर तुम हस्ताक्षर कर देती हो तो ऑस्टिन से तुम्हारी शादी को देखते हुए मैं वीर को तुम्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से तलाक देने दूंगा। हम तुम पर बेवफाई और व्यभिचार का मुकदमा नहीं करेंगे, वरना फिर तो तुम एसिटी में बुरी तरह अपमानित होने का इंतजार कर सकती हो। मिशेल कार्टर ने घमंड से भरे स्वर में दोनों दस्तावेजों को रिया के शरीर पर फेंक दिया। वह असल में उन्हें सीधे रिया के चेहरे पर फेंकना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के क्षण में रिया की स्पष्ट आंखों में तीक्ष्ण इरादे को देखकर वह अनजाने में डर गई। परिणाम स्वरूप जो दस्तावेज लिली के चेहरे पर लगने चाहिए थे वे उसके शरीर पर गिर गए। रिया ने मन ही मन उपहास किया। मिशेल कार्टर सचमुच एक कमजोर और नाजुक चरित्र थी। दोनों दस्तावेजों को उठाकर उन पर नजर डालते ही वह जोर से हंस पड़ी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं किस बात पर हंस रही हूँ? मैं तुम्हारे यादव परिवार के बड़े चेहरे पर हंस रही हूँ। रिया ने बिना झिझक के अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों को जमीन पर फेंक दिया। आप न सिर्फ गुप्ता परिवार के शेयरों में मेरा 40% हिस्सा चाहती हैं, बल्कि आपने ये कबूलनामा भी तैयार कर लिया है। अंशिका, मेरी बेबाकी के लिए मुझे माफ करें, लेकिन क्या यादव परिवार की आप सभी महिलाएं सांप हैं? आप लालची हैं, मानो हाथी को पूरा निगलने की कोशिश कर रही हो, दम घुटने से भी नहीं डरती। इस बार रिया सचमुच गुस्से में थी, क्योंकि तथाकथित कबूलनामे में उससे ये स्वीकार करने के लिए हस्ताक्षर करने को कहा गया था कि उसने शादी के दौरान बेवफाई की थी। इसमें यह भी स्वीकार करने को कहा गया था कि उसका शादी के बाहर एक प्रेमी था, और अगर उनका तलाक भी हो जाता तो दोनों पक्षों की गलतियों का सारा दोष उसी पर मढ़ा जाता। हाँ, प्रेमी को अपने पास रखने का क्या मजाक है। महज 48 घंटे पहले तक रिया बिल्कुल बेदाग थी, अब वो प्रेमी को अपने पास रखने के लिए क्या करती है। अध्याय 13, अभागी माँ और बेटी को भगा दिया गया। अनुवादक 54,96,90,339। रिया के असहयोग को देखकर मिशेल कार्टर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने ज़ारा लुकास को इशारा किया, जिसने समझदारी से सिर हिलाया। दोनों लिली के बिस्तर के दोनों ओर खड़े हो गए और उसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक मरीज के कमरे का दरवाजा बाहर से खुल गया। ये 2 महिलाएं हैं, ये मनोचिकित्सा विभाग से भागी हुई मरीज हैं, आप इन्हें जल्दी से पकड़ें और वापस ले जाएं। सफेद लैब कोट और मास्क पहने कई चिकित्साकर्मी कमरे में दौड़कर दाखिल हुए। मिशेल कार्टर और ज़ारा लुकास पूरी तरह से अप्रत्याशित स्थिति में फंस गई और कुछ ही सेकंड में चिकित्सा कर्मियों ने उन्हें काबू में कर लिया। मुझे जाने दो, मैं अंशिका मिशेल कार्टर हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे रिहा कर दो, वरना मैं तुम पर मुकदमा करके तुम्हें दिवालिया कर दूंगी। क्या कर रहे हो तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मैं यादव परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। मुझे छोड़ दो, अभी छोड़ दो। सफेद लैब कोट पहने एक चिकित्साकर्मी ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। निदेशक ने कहा है कि ये दोनों भ्रम संबंधी विकार के गंभीर मामले हैं। इनके मुंह पर डक्ट टेप लगा दो और इन्हें बांध दो। अगर ये इसी तरह चिल्लाते रहे तो और भी मरीजों को परेशान करेंगे। अन्य चिकित्सा कर्मियों ने बिना किसी संदेह के अपना काम किया। उन्होंने इस तरह के कई मरीजों को देखा है और उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। एक अराजक दृश्य के बाद पहले से ही घमंडी मिशेल कार्टर और ज़ारा लुकास को ले जाया गया। उनके अंगरक्षकों को सैमुअल धनवीर द्वारा लाए गए लोगों ने पहले ही काबू में कर लिया था। जिन पत्रकारों को पहले रोका गया था, अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। वे कैमरे लेकर मिशेल कार्टर और ज़ारा लुकास की जमकर तस्वीरें खींच रहे हैं। अगर ब्रैंडन लुकास और वीरिस के बाद जनमत को नियंत्रित करने के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो उनके ये कृत्य निश्चित रूप से यादव परिवार को शर्मिंदा करेंगे। पहले चहल पहल से भरा रहने वाला अस्पताल का कमरा तुरंत शांत हो गया। मिस ग्रे, क्या आपको चोट लगी है? लिली सोच ही रही थी कि क्या हुआ होगा, तभी सैमुअल धनवीर दरवाजे पर आ गए। अभी वो लोग, क्या तुमने ही ये सब करवाया था? वह अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। नहीं, यह मैंने नहीं किया, यह मिस्टर कूपर ने करवाया था। मिस ग्रे, मैं मिस्टर कूपर को यहाँ की स्थिति के बारे में बताने गया था। मिस्टर कूपर को पता था कि आप मुसीबत में हैं और उन्होंने तुरंत लोगों को भेज दिया। तो फिर अब मुझे मिस्टर कूपर का एहसान चुकाना है। कृपया मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद कहिएगा। रिया ने बेपरवाही से कहा। उसे इस आदमी से कोई खास मतलब नहीं था, जिसका चेहरा भी उसे ठीक से याद नहीं था। तो फिर मिस ग्रे, अब आप आराम कर लीजिए, मैं अब चलता हूँ। संदेश देने के बाद बाकी की बात अंजलि को समझनी थी। हम अपना ख्याल रखना। हालांकि उसके मन में सवाल थे, लेकिन रिया ने इसे जाहिर नहीं किया। सैमुअल धनवीर के जाने के बाद रिया ने अपना मोबाइल फोन निकाला और अपनी सबसे अच्छी दोस्त विवियन वाल्टर्स को फोन किया। लिली, विवियन और स्काई ब्राउन छात्र जीवन से ही पक्की दोस्त थी और विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद भी उनकी दोस्ती कायम रही। स्काई ब्राउन अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए विदेश चली गई। विवियन और लिली दोनों की शादी तब हुई जब विवियन अपने काम में व्यस्त थी। हाल ही में यादव परिवार ने उस पर बहुत दबाव डाला था और वह अपने दोस्तों को इस बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अब जब उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया है तो वह अपने दोस्तों को बताने से नहीं डरती। फोन काफी देर तक बजता रहा, फिर विवियन ने उठाया। हेलो विवियन, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुमने मेरी कॉल का जवाब देने में इतनी देर क्यों लगाए? रिया ने बनावटी नाराजगी भरे लहजे में चिढ़ाते हुए कहा। आह लिली, ओहो नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। फोन के दूसरी तरफ से विवियन की आवाज थोड़ी अजीब सी लग रही थी। अध्याय 14, सबसे अच्छी दोस्तें हमेशा बॉयफ्रेंड चुरा लेती हैं। अनुवादक 54,96,9339। अध्याय 14। रिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। विवियन, वहाँ क्या हो रहा है? क्या कुछ चल रहा है? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको मुझसे क्या चाहिए? लिली को विवियन वाल्टर्स पर बहुत भरोसा था। भले ही उसकी आवाज अजीब लग रही थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि विवियन ने किसी भी समस्या से इनकार किया था। विवियन, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं वीर से तलाक लेना चाहती हूँ।
सच में तुम्हारे और वीर के बीच क्या हुआ? लिली ने ठंडे लहजे में कहा, वह किसी और से मिल रहा है। मैंने उसे किसी दूसरी औरत के साथ बिस्तर पर देखा था। अच्छा, क्या आपने देखा कि वह महिला कौन थी? नहीं। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद विवियन ने फिर बोलना शुरू किया, लिली, इस बारे में अच्छे से सोच लो। यादव परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है, वे आसानी से तलाक के लिए राजी नहीं होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, जब तक तुम यादव परिवार को अपनी कुछ संपत्ति देने के लिए तैयार नहीं हो जाती, वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। विवियन, तुम भी ऐसा क्यों कहती हो? गलती वीर ने की है, मैंने नहीं। मुझे क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? लेकिन तलाक का प्रस्ताव तो आप ही दे रही हैं, है ना? विवियन को एहसास हुआ कि उसकी आवाज थोड़ी कठोर लग सकती है, इसलिए उसने अपनी आवाज नरम की और आश्वस्त करते हुए कहा, खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हालांकि गुप्ता परिवार में चल रहे मौजूदा मतभेद को देखते हुए धनी यादव परिवार से सीधे टकराव न करना ही बेहतर है। अगर आप पैसे से समस्या का समाधान कर सकती हैं, तो फिर इस पर इतना हंगामा न करें। लिली जानती थी कि विवियन उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्द बहुत अजीब लग रहे थे। कोई बात नहीं, तुम सही कह रही हो विवियन, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। अगले हफ्ते मैडम लुकास का जन्मदिन है, मैं जाऊंगी, उनसे मदद मांगूंगी। लिली ने जिस मैडम लुकास का जिक्र किया था, वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह यादव परिवार के मुख्य सदस्य श्री लुकास की पत्नी थी। जब ऑस्टिन जैसे शाखा परिवार यादव परिवार के मुख्य सदस्यों से मिलते थे, तो उनके पास अत्यंत चापलूसी करने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। इसके अलावा मिशेल कार्टर जैसी महिलाओं को तो यादव परिवार के मुख्य सदस्यों के करीब आने का मौका भी नहीं मिलता। अगर लिली की मां का मैडम लुकास के साथ संयोगवश घनिष्ठ संबंध न होता, तो ऑस्टिन और उसकी मां को शायद मैडम लुकास से मिलने का अवसर ही न मिलता। फोन रखने के बाद विवियन ने सेल फोन को नाइट स्टैंड पर रख दिया। अच्छा, उसने क्या कहा? एक बड़ा हाथ धीरे से उसकी चिकनी पीठ पर नीचे गया और निर्दयता से विवियन को गले लगा लिया। उसने कहा कि वह मैडम लुकास के जन्मदिन समारोह में जा रही है और उनसे मदद मांगेगी। विवियन ने मोहक अंदाज में अपना सिर घुमाकर उस आदमी के होठों को चूमा और बोली, तुम बड़े नखरेबाज हो। तभी उस आदमी के बड़े हाथ ने विवियन को पलट दिया। अगर लिली वहाँ होती, तो वह ये नजारा देखकर स्तब्ध और डिस्गस्टेड हो जाती। उनकी सबसे अच्छी दोस्त विवियन वाल्टर्स अपने पति के साथ शादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। उस मनमोहक खुशबू से पूरा कमरा महक उठा, क्योंकि पुरुष और महिला के कपड़े दरवाजे से लेकर बिस्तर तक बिखरे पड़े थे। तुम बहुत परेशान करने वाले हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अगर तुमने उस दिन उस जगह पर उसके साथ ऐसा करने की जिद न की होती, तो हमें ये सब परेशानी न उठानी पड़ती। अब देखो क्या हुआ, लिली को पता चल गया, और अगर उसे कभी हमारे रिश्ते के बारे में पता चला, तो उसका क्या होगा? अध्याय 15, मुख्य यादव परिवार ही कुंजी है। अनुवादक 54,96,90,339। अध्याय 15। विवियन वाल्टर्स में एक ऐसा आकर्षण है जो न केवल उन्हें बेहद आकर्षक बनाता है, बल्कि जब वह नखरे दिखाती हैं तो एक अवर्णनीय मोहकता भी पैदा करती हैं। अगर रिया में विवियन की आधी भी खूबसूरती होती, तो उसे दूसरी महिला ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिया के बारे में सोचते ही, जो काले फ्रेम वाले चश्मे के साथ सख्त और नीरस दिखती थी, वीर को केवल निराशा ही महसूस हुई। अगर लिली की मां का समर्थन न होता, तो वह ऐसी बेजान महिला से शादी करके खुद को एक अजीब स्थिति में क्यों डालता? चिंता मत करो, वह कुछ नहीं कर पाएगी। उस दिन मैं उसके लिए एक शानदार उपहार तैयार करूंगा। तारांकन। एक सप्ताह बीत चुका था और रिया और वीर के बीच का रिश्ता गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया था। ल्यूकस परिवार ने ऑस्टिन के अफेयर को मानने से साफ इनकार कर दिया। लिली को हमेशा से ऑस्टिन के प्रति कुछ हद तक अपराधबोध रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने उससे शादी सिर्फ अपनी मां की खातिर की थी, इसलिए उसने कभी उसके प्रति कोई सावधानी नहीं बरती। उसके बेवफाई के सबूत न होने के कारण उसके पास भरोसा करने लायक कोई रिश्तेदार नहीं था, और परिवार के नौकरों के भी अपने अपने स्वार्थ प्रतीत होते थे। सच कहें तो लिली ने यह भी स्वीकार किया कि यादव परिवार की तुलना में उसकी स्थिति बहुत खराब थी। दूसरी ओर विशाल यादव परिवार की स्थिति में गुप्ता परिवार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत नींव थी। इसके अलावा वीर सामाजिक मेलजोल में बहुत माहिर थे। हालांकि वे कभी कभार ही सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होते थे, लेकिन उनकी छवि खराब नहीं थी। माँ बेटी मिशेल कार्टर और ज़ारा लुकास भी आसान निशाना नहीं थी। इन दिनों वे विभिन्न महिला और सामाजिक समूहों में लिली की बुराई कर रही थीं। जब से वे दोनों मनोरोग अस्पताल से बाहर आए थे, तब से उनके मन में उसके प्रति नफरत और गहरी हो गई थी। लिली को दोस्तों से कई संदेश मिले थे, जिनमें बताया गया था कि माँ और बेटी मिलकर उसके बारे में अफवाहें फैला रही हैं और उसे बदनाम कर रही हैं। मिस ग्रे, कानूनी दृष्टिकोण से मिस्टर लुकास से तलाक लेने के लिए केवल दंपति की संयुक्त संपत्ति और विवाह पूर्व संपत्ति की गणना और विभाजन की आवश्यकता होती है। हालांकि जैसा कि आप जानती हैं, यादव परिवार सिटी का एक प्रतिष्ठित परिवार है। यदि वे आपको जाने देने से इनकार करते हैं या आपको जाने देने से पहले आपकी अधिकांश पारिवारिक संपत्ति का विभाजन करना चाहते हैं, तो यह एक कठिन परिस्थिति होगी। लिली के लिए वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने वाला व्यक्ति थियोडोर था, जो एक वकील था और जिसने कई वर्षों तक लिली की मां के साथ काम किया था। जब उन्होंने यादव परिवार का जिक्र किया, तो उनका वास्तव में मतलब ब्रैंडन लुकास, ऑस्टिन के पिता के नेतृत्व वाली लुकास शाखा से नहीं था, बल्कि मुख्य यादव परिवार से था, जो देश की अर्थव्यवस्था और भाग्य को नियंत्रित कर सकता था। जिस यादव परिवार का उन्होंने जिक्र किया था, वह रॉयल सेरेनिटी एवेन्यू स्थित हवेली का मालिक था। वह पुरानी हवेली पूरी तरह से मुख्य यादव परिवार के मुखिया की थी। मैं समझ गया थियोडोर, मैं आपकी सलाह पर विचार करूंगा। लिली जल्दी से वकील के कार्यालय से निकली और सीधे ड्राइवर से उसे उसी परिचित निजी क्लब में ले जाने के लिए कहा। चूंकि यादव परिवार के मुख्य सदस्यों के प्रभाव के कारण किसी को भी उसके तलाक पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वह अपनी मां की खातिर मैडम लुकास के जन्मदिन के बोझ का फायदा उठाकर उनसे फिर से मदद मांगेगी। उसने जन्मदिन की दावत के लिए पहले से ही पोशाक तैयार कर ली थी।
शिष्टाचार का पालन करते हुए लिली एक निजी क्लब में सिर से पैर तक स्पा करवाने गई। फिर उसने एक स्टाइलिस्ट की मदद से अपने बाल संवारे, मेकअप करवाया और पोशाक पहनी। ड्राइवर ने कार स्टॉप की और रॉयल सेरेनिटी एवेन्यू की ओर चल पड़ा। वहाँ यादव परिवार के मुखिया का आलीशान घर था। अब फ्यूचर एड्स। अध्याय 16, जन्मदिन के भोज में शामिल होना। अनुवादक 54,96,9339। जैसे ही अंधेरा छाने लगा, रॉयल सेरेनिटी एवेन्यू की लंबी घुमावदार सड़क टिमटिमाती हुई गाड़ियों की कतार की रोशनी से जगमगा उठी। रॉयल सेरेनिटी एवेन्यू पर पहाड़ी की चोटी पर वह हवेली स्थित है जहां मैडम लुकास का जन्मदिन समारोह आयोजित होता है। सुरक्षा दल द्वारा रिया के निमंत्रण की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उन्होंने सम्मानपूर्वक उन्हें हवेली में प्रवेश कराया। लुकास परिवार का निवास एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, बगीचा, तहखाना, भोज कक्ष, पार्किंग स्थल, निजी थिएटर। संक्षेप में, एक आलीशान हवेली में जो कुछ भी होना चाहिए वह सब कुछ मौजूद है। निर्देशों के अनुसार लिली ने अपनी कार हवेली के बाहर खड़ी की, शालीनता से अपनी गाड़ी से बाहर निकली और जैसे ही वह खड़ी हुई, उसने अपने आसपास के लोगों के हौंफने की आवाज सुनी। क्या उसकी पोशाक फटी हुई थी? लिली ने ध्यान से अपनी ड्रेस की जांच की। सब ठीक था, कोई समस्या नहीं। तो इसका मतलब था कि समस्या उसकी नहीं थी। उसने एक बार फिर अपना सिर उठाया और दूसरों को नजरअंदाज करते हुए अपना उपहार बटलर को सौंप दिया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए लुकास हवेली में प्रवेश कर गई। उसके जाने के बाद वो अभी गुप्ता परिवार की एसबी थी, रिया। लिली के पीछे खड़ी कार से उतरी एक सोशलाइट ने अविश्वास से अपनी दोस्त के कपड़ों का कोना खींचा। मुझे लगता है ऐसा है। क्या उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? वह बेहद खूबसूरत दिखती है। ये प्लास्टिक सर्जरी ही होनी चाहिए, वरना उसके चेहरे में इतना बदलाव आना नामुमकिन था। शायद इसलिए कि उसने अपना चश्मा उतार दिया। मुझे याद है कि वह हमेशा काले फ्रेम वाला चश्मा पहनती थी, जिससे वह सख्त और पहुंच से बाहर लगती थी। मुझे चश्मा उतारने मात्र से इतना बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं थी। चश्मा हटाने से भी इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे अब भी लगता है कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। इस समय तक लिली अपने आसपास हो रही चर्चा को अलग अलग स्तरों पर महसूस कर सकती थी, लेकिन वह विचलित नहीं हुई और इसके बजाय उसने अपनी पीठ और भी सीधी कर ली। गरिमा और शालीनता के साथ आगे बढ़ते हुए वह अब दूसरों की नजर में एक साधारण, पुराने ख्यालों वाली अंजलि के रूप में नहीं दिखना चाहती थी, और वह लोगों को ये सोचने भी नहीं देना चाहती थी कि वीर ने रिया से शादी करके उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वह अपने बारे में फैली अफवाहों से लंबे समय से वाकिफ थी, कठोर, पुराने ख्यालों वाली और बिल्कुल नीरस। रिया स्वीकार करती है कि अतीत में उसने अपनी मां को मानसिक शांति देने के लिए वास्तव में गुप्ता परिवार की एक स्थिर और विश्वसनीय उत्तराधिकारी के रूप में सबके सामने खुद को पेश किया था, लेकिन अब उसे किसी के लिए भी दिखावा करने या समझौता करने की जरूरत नहीं थी। रिया ने सालों से पहने हुए काले फ्रेम वाले चश्मे को उतारकर और उपयुक्त कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर, भले ही वह अभी तक उनसे पूरी तरह अभ्यस्त नहीं हुई थी, ये तय किया कि वह और लोगों को ये बताएगी कि वीर और उसके बीच वास्तव में कौन किसके लायक नहीं है। धीरे धीरे लिली ने सफेद जेड की सीढ़ियों पर चढ़कर वेटर के पीछे पीछे भोज कक्ष में प्रवेश किया। भोजवीर के अंदर पहले से ही सुगंधित खुशबू और चहल पहल का माहौल था। विशाल भोज कक्ष के एक कोने में लाइव प्रस्तुति देने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित एक ऑर्केस्ट्रा मौजूद था। लंबी मेजों पर विशेष रूप से तैयार किए गए कॉकटेल, पेस्ट्री और लजीज व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला सजी हुई थी। डांस फ्लोर पार करते हुए लिली की नजर मैडम लुकास पर पड़ी, जो कमरे के सबसे भीतरी हिस्से में लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी। उनके आसपास शुभचिंतकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उस समय मिशेल कार्टर भीड़ के सबसे बाहरी किनारे पर फंसी हुई थी। यादव परिवार की एक शाखा की पत्नी होने के बावजूद उन्हें यादव परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के सामने बोलने का मौका तक नहीं मिला। मिस ग्रे, मैडम लुकास ने मुझे खास तौर पर कहा है कि जैसे ही मैं आपको देखूं, आपको उनके पास ले जाऊं। लिली को लेकर चल रही नौकरानी ने मैडम लुकास के निर्देश पर कहा। चूंकि मैडम लुकास के लिली की मां के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लिली की बहुत परवाह करती थी। धन्यवाद। लिली ने हल्के से सिर हिलाया, अपनी स्कर्ट उठाई और वेटर के पीछे पीछे चली गई। उसे पता नहीं था कि स्कर्ट को हाथ में लिए हुए उसकी सुंदर चाल ने अनजाने में ही किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर लिया था जिसकी उसमें गहरी रुचि थी। अध्याय 17, बुढ़िया अब भी उसे सबसे ज्यादा पसंद करती है। अनुवादक 54,96,9339। अध्याय 17, मैडम लुकास, अंजलिया गई हैं। नौकरानी ने विनम्रता से मैडम लुकास को याद दिलाया। उनके आने पर सभी लोग, चाहे कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, अनिच्छा से ही सही, उनके लिए रास्ता बना दिया। सभी जानते थे कि गुप्ता परिवार के दिवंगत सीईओ ने किसी न किसी कारण से मैडम लुकास का ध्यान आकर्षित किया था। अगर मैडम लुकास ने वर्षों तक गुप्ता परिवार की मदद न की होती तो उनका व्यवसाय अब तक दूसरों के हाथों में चला गया होता। अब जब उनके सीईओ का निधन हो गया था तो मैडम लुकास की व्यवस्था के तहत उनकी बेटी का विवाह यादव परिवार की एक शाखा में कर दिया गया। ये खेदजनक है कि इन दिनों अंजलि के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं। लोग आत्मसंतुष्टि महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे और बाद में रिया का सामना करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैडम लुकास, देर से आने के लिए क्षमा करें। लिली आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। उम्मीद है कि आपका भाग्य पूर्वी सागर जितना विशाल हो और आपकी आयु दक्षिणी पर्वतीय चीड़ के पेड़ों से भी अधिक हो। भीड़ में से एक कोमल और मधुर आवाज आए और सभी लोग मुड़कर देखने लगे और उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। ये गुप्ता परिवार की वो गंवार औरत है? ओह, ये लिली है। इधर आओ मेरी प्यारी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो और पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। रिया को देखते ही मैडम लुकास ने आखिरकार उस रात पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उन्होंने लिली को अपनी ओर खींचा और उसकी मनमोहक सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उसके हाथ पर थपथपाया। उसकी खूबसूरत आंखों को ढकने वाला उसका चश्मा आज उतर चुका था। आज रात लिली ने क्रिस्टल और मोतियों से जड़ा हुआ सफेद रंग का लंबा मरमेड गाउन पहना था, जो हर कदम पर तेज रोशनी में जगमगा रहा था। उसके लंबे बाल लापरवाही से पीछे बंधे हुए थे, जो मोहक अंदाज में आकर्षक लग रहे थे।
उसकी लंबी गोरी गर्दन पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। मोती के झुमके और उसी रंग के हार से सजी उसकी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा और भी कोमल लग रही थी। शाबाश, तुम में सुधार हो रहा है। शादी के बाद से मैंने तुम्हें बहुत कम देखा है। इस बोझ के बिना मुझे लगता है कि तुम मुझसे मिलने आने के बजाय अपने ससुराल वालों पर ही प्यार लुटाती रहती। मैडम लुकास को लिली की वीर के परिवार में शादी की असलियत का पता नहीं था। इसमें उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि बीते कष्टों के कारण उन्हें अपराध बोध था और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर सच्चाई छिपाई थी। लेकिन अब मैडम लुकास ने लिली का हाथ थामकर उससे कुछ देर बातें की। उनके मन में थोड़ी उदासी थी। काश उनका सबसे बड़ा पोता योग्य होता तो वह लिली की शादी उससे जरूर करवा देती। जब वे दोनों अपनी बातचीत में मग्न थीं, तब शहर के उच्च वर्ग के संभ्रांत लोग महज दर्शक बनकर रह गए थे। भीड़ के सबसे बाहरी छोर पर खड़ी तनु लिली को देखकर चिंतित और ईर्ष्यालु दोनों महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि मैडम लुकास रिया को पसंद करती हैं, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह पसंद इतनी ज्यादा होगी। जब लिली को लगा कि बातचीत समाप्त होने वाली है, तो उसने मैडम लुकास के साथ वीर से संबंधित अपनी समस्याओं को साझा करने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाती, उसे बीच में ही रोक दिया गया। लिली, ये तो बहुत बढ़िया है, पता चला कि तुम यहाँ हो, एक आवाज बीच में बोली। भीड़ के बीच वीर की विशालकाय आकृति दिखाई दी। मैडम लुकास के अलावा बाकी मेहमानों को रिया और यादव परिवार के बीच हुए विवाद के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था। ऑस्टिन के आगमन पर भीड़ स्वेच्छा से अलग हो गई। सभी लोग नाटक को होते हुए देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। चिल्लाहट सुनकर लिली ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वीर दिखाई दिया, जो अपने सफेद सूट में असाधारण आकर्षण बिखेर रहा था। उनके बगल में खड़ी महिला ने एक आकर्षक काली लेस वाली ड्रेस पहनी हुई थी। ये ड्रेस लगभग पारदर्शी थी। इतना ही नहीं, इसे छाती के पास कॉसेट से मजबूती दी गई थी, जिससे एक बेहद उत्तेजक दृश्य प्रभाव पैदा हो रहा था। अध्याय 18, बुढ़िया के सामने शर्मिंदगी। अनुवादक 54,96,90,339। आसपास के लोग फुसफुसा रहे थे और काले कपड़े पहनी महिला की ओर इशारा कर रहे थे। सबको लगा कि वीर इतना साहसी है कि वह अपनी नई प्रेमिका को मैडम लुकास के जन्मदिन की दावत में ले आया है। लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वह असल में उसकी बहन ज़ारा लुकास थी। ज़ारा ने बेहद मोहक अंदाज में एक ऐसी खुली काली ड्रेस पहनी थी, जिसे अक्सर घटिया दर्जे की अभिनेत्रियां ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसे देखकर आसपास के लोग सिर हिलाने लगे। क्या यह महिला बीमार है, जो मैडम लुकास के जन्मदिन की दावत में ये कपड़े पहनकर आई है? क्या उसे लगता है कि यह बाहर की कोई अंधेरी जगह है? आज मैडम लुकास का जन्मदिन है, जाहिर है मुझे जल्दी आना ही पड़ेगा। रिया ने ज़ारा लुकास पर ताना मारा और फिर वीर को हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। भले ही वह नाराज थी, लेकिन वह वीर का सबके सामने सामना नहीं करती। ऐसा नहीं था कि उसमें हिम्मत नहीं थी, बल्कि वह ऐसा करना नहीं चाहती थी। ये मैडम लुकास का जन्मदिन का बोझ था और वह अपनी भावनाओं के कारण उनका मूड खराब नहीं कर सकती थी। अगर कुछ कहना होता तो वह बोझ समाप्त होने के बाद मैडम लुकास को बताती। ये सुनकर वीर हंस पड़ा। मुझे पता था कि आप सबसे आज्ञाकारी होंगी और जल्दी आ जाएंगी। दादी, आज आपका जन्मदिन है और लिली और मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। अरे हाँ, ये मेरी बहन ज़ारा है, ये मेरी माँ है। पिछली बार लिली और मेरी शादी में संक्षिप्त मुलाकात के बाद वे आपकी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए आपसे दोबारा मिलने के लिए उत्सुक थीं। वे सचमुच भाग्यशाली हैं कि उन्हें आपसे दोबारा मिलने का मौका मिला। वीर को इन चापलूसी भरे शब्दों को कहने में जरा भी शर्म नहीं है और उसने रिया की उपस्थिति का फायदा उठाते हुए कम कपड़ों में सजी ज़ारा लुकास और अश्लील मिशेल कार्टर को मैडम लुकास के पास ले आया। हालांकि मैडम लुकास की वीर के बारे में अच्छी राय थी, लेकिन उन्हें उस परेशान करने वाली माँ और बेटी की कोई परवाह नहीं थी। इस बार मैडम लुकास ने रिया के लिए बस कुछ ही शब्द कहे। जैसे ही अन्य लोग उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए, उन्होंने उन सभी को विदा कर दिया। रिया मैडम लुकास से और भी बातें करना चाहती थी, लेकिन वीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने लाख कोशिश की, लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाए। वह मैडम लुकास के सामने वीर का सामना करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी और उसे फिलहाल इसे सहन करना पड़ा। वह बोझ के उत्तरार्ध में अवसर की प्रतीक्षा करेगी। इसी क्षण वीर उसे लोगों के घेरे से बाहर ले गया। भीड़ से बाहर निकलते ही उसने अपनी लगभग लाल हो चुकी कलाई को वीर के हाथ से छुड़ाने के लिए जोर लगाया। रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। चश्मा उतारने के बाद तो तुम वाकई काफी अच्छी लग रही हो। दोनों भोजघर के एक कोने में खड़ी थी, जबकि मिशेल कार्टर और ज़ारा लुकास अन्य सोशलाइट महिलाओं के साथ घुल मिल रही थी और उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं ठीक दिखती हूँ या नहीं, इससे मिस्टर लुकास को कोई लेना देना नहीं है। रिया वीर जैसे बेवफा आदमी पर अपने शब्द बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अर्जुन, मैं अभी साफ साफ कह देती हूँ, या तो हम शांति से अलग हो जाएं और सामान्य तलाक की प्रक्रिया पूरी कर लें। इस तरह अगर मैडम लुकास को बाद में पता भी चल जाए तो मैं बस इतना कहूंगी कि हमारे स्वभाव मेल नहीं खाते थे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। या फिर जन्मदिन की दावत के बाद मैं मैडम लुकास के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। तब तक अगर तुम और तुम्हारी लालची माँ गुप्ता परिवार के शेयर मेरे हाथों में लेना चाहोगे तो तुम्हें देखना होगा कि मैडम लुकास मानती हैं या नहीं। वह कमजोर और शक्तिहीन थी, लेकिन उसे मैडम लुकास का प्यार प्राप्त था। अब वीर और उसके परिवार द्वारा एक चट्टान के किनारे तक धकेले जाने के बाद उसे खुद को बचाने के लिए मैडम लुकास का सहारा लेना पड़ा। तुम जल्दबाजी मत करो। वीर के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। मुझे सोचने दो। अध्याय 19, गणना की जा रही है। अनुवादक 54,96,90,339। अध्याय 19। कुछ देर बाद आखिरकार उसने दुखी भाव से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, हम शांतिपूर्वक तलाक ले लेते हैं और सामान्य प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसे मेरा आप पर किया गया एहसान समझिए और बुढ़िया को परेशान मत कीजिएगा। कल सुबह आप अपने वकील को मेरे दफ्तर ले आइएगा। मैं भी अपने वकील को बुला लूंगा और फिर हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। रिया के पास वीर पर शक करने का कोई कारण नहीं था, जो आखिरकार यादव परिवार की एक शाखा का नाजायज बच्चा ही था।
वह पिछले 6 महीनों में ही परिवार का उत्तराधिकारी बना था। अपने भविष्य के लिए उसने किसी भी तरह की चालबाजी करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, मैं कल आपके पास आऊंगा। समझौता होने के बाद वे अलग हो गए। वीर भीड़ में लौट आया और अपने परिचित मेहमानों से हंसमुख ढंग से बातचीत करने लगा, जबकि रिया आराम करने के लिए एक अपेक्षाकृत शांत कोने की ओर धीरे धीरे चली गई। रास्ते में एक वेटर लाल शराब की ट्रे लेकर आया। अपने मन का मामला सुलझा लेने के बाद रिया को राहत महसूस हुई और उसने सहजता से एक गिलास लाल शराब अपने हाथ में ले ली। कोने में एक खंभे से टेक लगाकर वह लाल शराब की चुस्की लेते हुए डांस फ्लोर पर खूबसूरत कपड़ों और हेयर स्टाइल वाले मेहमानों को देख रही थी। इतने चहल पहल भरे माहौल के बावजूद उसे कहीं न कहीं अकेलापन महसूस हो रहा था। वैसे भी जल्दी निकलना ही बेहतर था। जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दी गई थी और वीर के साथ समझौता हो गया था। बुढ़िया शायद जल्दी सो जाएंगी, इसलिए बाद में ज्यादा कुछ कहने को नहीं होगा। यही सोचकर रिया ने शराब का गिलास नीचे रखा और जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही अचानक उसके दिल की धड़कन बेकाबू होकर तेज हो गई। बहुत गर्मी है, हद से ज्यादा गर्मी। उसके पेट के निचले हिस्से से एक अजीब सी गर्मी उठी, जो सीधे उसके पेट से होते हुए उसके माथे तक पहुंच गई। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो गया और उसकी सांसें भी तेज हो गईं। क्या उसके कॉन्टैक्ट लेंस फिर से गिर गए थे? यह विचार उसके मन में आया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके पास केवल एक ही विचार बचा था। यहाँ से निकलो, वापस कार में चलो। रिया भोजवीर के निकास द्वार की ओर लड़खड़ाती हुई बढ़ी। उसके पीछे पीछे एक वेटर चल रहा था जिसने पहले ही वीर से रिश्वत ले ली थी। रिया को शराब परोसने वाला वेटर घबराए बिना नहीं रह सका। आज रात का मामला वाकई काफी खतरनाक था और अगर मिस्टर लुकास ने उसे इतनी बड़ी रकम न दी होती तो वह यादव परिवार के आलीशान घर में ऐसा करने की हिम्मत न करता। हालांकि अमीरों की दुनिया वाकई अजीब थी। मिस्टर लुकास ने उसे अपनी पत्नी की शराब में एक शक्तिशाली कामोत्तेजक पदार्थ मिलाने के लिए बड़ी रकम दी थी। पेय में मादक पदार्थ मिलाना एक बात थी और पहले तो उसने सोचा कि यह अमीरों की एक विशेष यौन विकृति है। लेकिन श्री लुकास ने न केवल उसे पेय में मादक पदार्थ मिलाने के लिए कहा, बल्कि यह भी मांग की कि वह नशे में धुत महिला का मौके पर ही निपटारा करे। हाँ, ऐसी बात। इसके बारे में सोचना ही रोमांचक था। हालांकि घबराया हुआ था, वेटर रिया के करीब ही रहा, बस उसके सीढ़ियों तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था ताकि वह उसे अगवा करके ऊपर की मंजिल पर ले जा सके। ऊपर कई अतिथि कक्ष थे और उसे बस इस सुडौल महिला को ऊपर ले जाना था। श्री लुकास के साथ हुए समझौते के अनुसार रिया आज रात उनकी होगी। संबंध स्थापित होने के बाद श्री लुकास स्वयं किसी को लाकर अगले दिन सुबह इस व्यभिचार का पर्दाफाश करेंगे। तब तक उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और व्यभिचारी की भूमिका निभानी होगी और बाद में उन्हें मोटी रकम मिलेगी। रिया स्तब्ध अवस्था में आगे बढ़ी और जैसे जैसे उसकी चाल तेज होती गई, उसका सिरदर्द और दिल की धड़कनें और भी तीव्र होती गईं। शाम की पोशाक का किनारा लंबा था और घबराई हुई रिया लापरवाही के एक पल में उसी में उलझकर लड़खड़ा गई। खुद को संभाल न पाने के कारण वह अनियंत्रित रूप से आगे की ओर झुक गई। अपेक्षित दर्द नहीं हुआ क्योंकि उसके लड़खड़ाते शरीर को शक्तिशाली भुजाओं ने पकड़ लिया। ओह, मेरी मदद करो। उसका शरीर बेहद कमजोर महसूस कर रहा था और हालांकि वह मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द एक मोहक निमंत्रण की तरह लग रहे थे। उस आदमी ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी बाहों में मौजूद लाल चेहरे वाली महिला को निर्भीक निगाहों से घूरने लगा। अध्याय 20, उसकी मदद करो। अनुवादक 54,96,339। उन्हें बाहर लोगों को देखना पसंद नहीं था और वे केवल तभी नीचे आए जब उन्हें पता चला कि वह आ जा रही है। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उसने आते ही उन्हें इतना सुखद आश्चर्य दिया। उसे यहाँ से ले जाओ। ऊपर से ही उसने देखा था कि वेटर चुपके से उस महिला का पीछा कर रहा था। जी हाँ, श्रीमान लुकास। सैमुअल धनवीर हुए और कांपते पैरों वाले वेटर को अपने साथ ले गए। तेजसेन ने उस महिला को उठाया जो उसके शरीर पर आधी लिपटी हुई थी। मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। अचानक हवा में लटकी हुई उसे लगा कि वह बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो आखिरकार उसकी गर्मी को शांत करने आया था अब जा रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें ऊपर ले चलूंगा। अनुभवी होने के बावजूद उस व्यक्ति ने महिला के चेहरे के भाव देखकर समझ लिया कि उसने किसी प्रकार का नशा किया है। पिछली बार उसके प्रदर्शन ने उसे संतुष्ट किया था, उसकी पहचान ने भी उसे संतुष्ट किया था। वह सैमुअल द्वारा उसके लिए खोजी गई किसी भी विकल्प से कहीं अधिक उपयुक्त थी और उससे भी बढ़कर वह हंसिका के लिए कहीं अधिक उपयुक्त उम्मीदवार थी। बिना किसी झिझक के तेजसेन उसे ऊपर ले गया। उसका इरादा उसे चौथी मंजिल पर बने मुख्य शयन कक्ष में ले जाने का था, लेकिन जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उसकी बाहों में मौजूद नन्ही बच्ची नशे के असर को रोक नहीं पाई और उस पर हावी होने लगी। बिना किसी झिझक के तेजसेन ने अतिथि कक्ष का दरवाजा खोला और दुर्व्यवहार करने वाली महिला को सीधे बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा है। बर्फ का बड़ा टुकड़ा अचानक गायब हो गया और रिया असहनीय बेचैनी से कराह उठी। उसकी कोमल मधुर आवाज ने पुकारा जिससे तेजसेन का दिल पिघल गया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया और बिना किसी झिझक के उसके पास लौट आया। बेचैनी, रिया को इससे पहले कभी इस तरह की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी थी। चिंता मत करो, ये तकलीफ जल्द ही दूर हो जाएगी। तेजसेन ने धीरे से उसके पतले सुगंधित कंधों को सहलाया, मानो उसे दिलासा दे रहा हो। मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरी मदद करो। रिया को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि उसके कंधे पर रखा हुआ हाथ न तो घृणित था और न ही मतली पैदा करने वाला। यह एक परिचित बड़ी हथेली की तरह लग रही थी, चौड़ी और सूखी, उंगलियों के सिरे थोड़े खुरदुरे थे, फिर भी बेहद आश्वस्त करने वाली। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपना चेहरा उसकी हथेली पर रगड़ दिया। ये छोटी बच्ची पूरी तरह से असमंजस में थी। उसे यह एहसास ही नहीं था कि उसके कार्यों से उसे निमंत्रण मिल रहा है। उसका इरादा कभी भी खुद को संयमित रखने का नहीं था। उसे अपने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 1 सप्ताह का समय देना केवल एक सज्जन व्यक्ति का दिखावटी हाव भाव था।
तेजसेन भी अच्छा इंसान नहीं था, खासकर उन महिलाओं के मामले में जिन्हें वह पसंद करता था। किसी और को उन्हें लेने देने का कोई कारण नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उस आदमी से तलाक लेने की तैयारी कर रही थी या फिर चाहे उसकी शादी हो चुकी हो और वह उससे बहुत प्यार करती हो, वह फिर भी उसे उससे छीन लेगा बिना किसी संकोच के। यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसके आकर्षण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? रिया का चेहरा अभी भी तकिए में दबा हुआ था। अनजाने में निकली शिकायत उसके मुंह से निकली, जिसमें थोड़ी सी नखरेबाजी झलक रही थी। उसका गुस्सा भी इतना कोमल था। तेजसेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, ये सोचकर कि यह छोटी महिला वास्तव में बहुत नाजुक है। तेजसेन नीचे झुका और उसके होठों को चूमकर उसकी चंचल सांसों को रोक दिया। उसने इससे पहले कभी किसी महिला को चूमा नहीं था, लेकिन अपनी पहली मुलाकात में ही उसने अनजाने में उसे चूमना शुरू कर दिया। तब से वह उसे लगातार चूमने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे चूमना आश्चर्यजनक रूप से अच्छा लग रहा था। इस बार उसने पहल करते हुए फिर से उसके होंठों पर अपने होंठ दबाए। छोटी बच्ची बेहद चिंतित लग रही थी और उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। उसे अपनी बेचैनी का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था और वह लगातार छटपटाती रही, लेकिन उसके कोमल होंठ तेजसेन के प्रभुत्व से बंद हो गए थे और उसका विरोध उसके पतले होंठों के नीचे दब गया था। उसकी खूबसूरत आड़ू के फूल जैसी आंखें आंसुओं से पहले ही नम हो चुकी थीं। उसके कॉन्टैक्ट लेंस खो गए थे और उसका दिमाग चकरा रहा था और सूजा हुआ था। उस आदमी का चेहरा साफ साफ न देख पाने के कारण वह केवल सहज रूप से मदद मांग सकती थी। आप मुझसे किस तरह की मदद चाहते हैं? उसने समझदारी से पूछा। वह कुछ नहीं जानती थी और केवल नम, दयनीय आंखों से उसे असहाय रूप से देखती रह गई।